मिडल ईस्ट में जारी जंग को अब तकरीबन 100 घंटे से ज़ायद का दौरानिया मुकम्मल हो गया और यूं 12 मुल्कों में फैली हुई इस जंग ने पूरा वर्ल्ड ऑर्डर हिला के रख दिया है। यहां तक कि इस जंग को इनिशिएट करने वाले डोनाल्ड ट्रंप वो खुद मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी कोशिश ये थी कि ईरान में खाना जंगी हो, लेकिन उनके अपने लोग इस फैसले से बैक ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो लेटेस्ट सर्वेज जारी हो रहे हैं, इवन अमेरिकन मीडिया जो सर्वे दिखा रहा है उसमें डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में तेजी से कमी हो रही है। हर 4 में से 3 लोग इस जंग की मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं। दैट मीन्स उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जंग लड़ी क्यों जा रही है, अमेरिका को खतरा नहीं था तो ये किसके कहने पे जंग हो रही है? क्या फॉरेन पॉलिसी अमेरिकन लोग बनाएंगे या फिर इसराइल बनाएगा? तो ट्रंप जो है वो अंदरूनी लड़ाइयों का एक तरह से शिकार हो रहे हैं। साथ ही ट्रंप के अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात भी खराब हो रहे हैं। इधर बरतानिया से नाराजगी का इजहार किया कि बरतानिया हमारे साथ क्यों टाइमली शामिल नहीं हुआ, उधर स्पेन के ऊपर तिजारती पाबंदियां आयद कर दी। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ट्रंप को कहीं ना कहीं मुश्किल में ले जा रही हैं। इसका असर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर भी आ रहा है, हल्का फुल्का ही सही, अभी को उस तरह का नहीं है, लेकिन पाकिस्तान भी ये फील कर रहा है। इसीलिए आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक अहम इजलास हुआ। उस इजलास की तफसीलात भी आपको बतानी है, क्योंकि पीटीआई ने आज बाइकआउट कर दिया। सारी कोशिशों के बावजूद, पैगामात भेजने के बावजूद आज बाइकआउट रहा। वजह क्या बनी, पीटीआई का मौकफ क्या है? वो तो कह रहे हैं कि इमरान खान की सेहत भी एक कौमी इशू है, तो हम इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही वो लोग जो पीटीआई को ख़त्म शुद्ध तस्वुर कर चुके थे, वो अब इस बात पे इसरार कर रहे हैं कि पीटीआई क्यों नहीं गई। पीटीआई को जाना चाहिए था क्योंकि ज़रूरत थी। तो पीटीआई की ज़रूरत को भी महसूस किया जा रहा है, लेकिन साथ ही ख़त्म शुद्ध के ताने भी हैं। तो इसके बारे में ज़रा तफसील से बात करते हैं। और हाँ, एक और बड़ी खबर, इमरान खान के केसेस अचानक से लगना शुरू हुए। आपको पता ही है पिछले कुछ दिनों से पहले एक केस, फिर दूसरा केस, आज अभी थोड़ी देर पहले खबर आई एक और केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स हो गया और कल ही उसकी समाअत होने जा रही है। इसके बारे में एक एक करके पूरी डिटेल आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले ज़रा बात कर लेते हैं मिडल ईस्ट की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। ईरान और इसराइल की एक दूसरे के खिलाफ तबाहकुन किस्म की कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज ईरान में जो हमले हुए हैं, कल रात से आज तक उनकी इंटेंसिटी, उनका लेवल वो बहुत डिफरेंट था। ऐसा लग रहा है कि पूरी फोर्स इस्तेमाल की जा रही है ईरान के खिलाफ, और तेहरान को जिस तरह से तबाह किया जा रहा है उससे लग रहा है कि ये जंग जल्द ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह गज़ा में बहुत लंबे अरसे तक ये सारा सिलसिला जारी रहा, लग रहा है कि उसी पैटर्न पर इसराइल और अमेरिका जा रहे हैं। और आज तो बाकायदा ऐलान कर दिया अमेरिका ने कि हम अपने मज़ीद फ़ौजी दस्ते जो है वो भेज रहे हैं, यानी प्रैक्टिकली अमली तौर पर अमेरिका अपनी फ़ौज जो है वो ईरान की जानिब मूव करना शुरू कर चुका। दैट मीन्स कि आने वाला हर लम्हा पहले से ज़्यादा वर्स्ट होता हुआ नज़र आएगा। इसी सारी सूरत हाल में दूसरा बड़ा जानी नुकसान हुआ है, नंबर्स के एतबार से दूसरा बड़ा जानी नुकसान। एक तो वो बच्चों का हुआ ना, जो स्कूल के ऊपर अटैक हुआ, और इज्तमाही तौर पे कोई 140 के करीब बच्चे जो हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां, तालिब इल्म जो हैं वो शहीद हुए। जिन बच्चियों के हकूक़ के लिए आवाज़ें उठा रहे थे, उन्हीं की इज्तमाही कब्रें देख के कोई नहीं बोल रहा। इस टाइम खामोशी है। ये मनाजिर जो हैं ये बहुत देर तक याद रखे जाने वाले हैं। इसके साथ साथ दूसरा बड़ा जानी नुकसान आज उस वक्त हुआ जब अमरीकी फोर्सेस ने बहरे हिंद में श्रीलंका के आसपास कहीं पे एक ईरानी शिप को निशाना बनाया, और उसमें कुछ तकरीबन 140 के 150 के करीब लोग थे जो अभी मिसिंग हैं, लापता हैं। कहाँ हैं, कैसे हैं, किस साल में है, नहीं मालूम। और अगर इतने बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जाए तो वो किस हाल में होंगे, प्रेडिक्ट करना मुश्किल नहीं है। तो दूसरा बड़ा नुकसान आज नंबर्स के एतबार से रिपोर्ट किया जा रहा है। दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से ऐलान किया जा रहा है कि ईरान का जो भी नया सुप्रीम लीडर बनेगा, हम उसको टारगेट करेंगे, उसको भी निशाना बनाएंगे। तो इस तरह के हालात में ईरान अपनी जवाबी कार्रवाइयाँ कर रहा है, या इन हालात में तनहा मुकाबला कर रहा है। जवाबी कार्रवाइयों की अगर बात करें तो पिछले 48 घंटों में ईरान ने अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया है, चुन चुन के। तकरीबन 12 के करीब मुल्क है ना जहां जहां पर वो स्ट्राइक्स कर रहा है, तो अब तक 9 के करीब अमरीकी अड्डों को, अमरीकी पोजीशंस को, सफारत खानों को या कौंसलेट को निशाना बनाया जा चुका है। इवन CIA मिशन को भी तबाह किया गया। तो बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ अमेरिकन टारगेट्स के हवाले से की जा रही हैं। उसमें उनके बहुत कीमती रडार जिनकी मालियत तकरीबन $1 अरब के लगभग थी, उनको भी तबाह किया गया है। और इस सारे मामले के लिए अमेरिका तैयार नहीं था। अगर तैयार होता तो वो बर वक्त अपने सफारत खानों से लोगों को निकाल लेता। अभी तो वो हंगामी तौर पे कोशिशें कर रहे हैं ना कि फ़्लाइट मिल जाए, लोगों को महफूज कर सकें, लेकिन उनके लोग फंस चुके हैं। दैट मीन्स कि अमेरिका ने ये नहीं सोचा था कि ईरान की जानिब से इस किस्म का सरप्राइज़ मिलेगा कि उनकी तमाम बेसिस को निशाना बनाया जाएगा और तबाह किया जाएगा। अब तक मैंने आपको बताया था कि ओमान और तुर्की 2 ऐसे ममालिक हैं जो ईरान की जवाबी कार्रवाइयों से बचे हुए हैं, लेकिन आज ईरान ने
तुर्की में भी अपना ड्रोन जो है वो भेज दिया है, जिसे इंटरसेप्ट किया गया है, यानी तबाह कर दिया गया। वहाँ पे मौजूद जो नेटो फोर्सेज हैं उनके जो डिफेंस पोजीशन है उनकी जानिब से इसे तबाह किया गया। तो इसको इंटरनेशनल मीडिया एक बड़ी हेडलाइंस के तौर पे दिखा रहा है कि ईरान ने इवन तुर्की में भी ड्रोन फायर कर दिया है। अच्छा, अब इस सारी सूरत में एक सबसे दिलचस्प खबर उस वक्त सामने आई जब इसराइल की जानिब से ये दावा किया जाने लगा कि हमने ये त्यारे जो हैं ईरान के वो तबाह कर दिए हैं। और बाद में इंटरनेशनल मीडिया और बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ये रिपोर्ट करने लगी कि दर हकीकत जिसको इसराइल त्यारा कह के बता रहा है कि त्यारा तबाह कर दिया गया, वो एक्चुअली एक पेंट की गई शक्ल थी। यानी ईरान की जानिब से डॉज करने के लिए कुछ जगहों के ऊपर त्यारे की शक्ल में पेंट किया गया, जिसे रेडार पर या सैटेलाइट के ज़रिए ऐसे ही देखा गया कि जैसे यहाँ पर त्यारा मौजूद है और उसको हिट होते हुए जब दिखाया जाता है तो वो बिल्कुल भी अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा। त्यारा तबाह हुआ और उसके परखच्चे उड़ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो बिल्कुल स्टिल है। दैट मीन्स कि कहीं कहीं पे कुछ पेंट किया गया। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बता रही है कि इस तरह से ईरान ने डॉज किया। बहरहाल देखते हैं, हो सकता है ये उनकी जंगी हिकमत अमली हो। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात अमेरिकन प्रेसिडेंट की करते हैं जो जंग छेड़ के खुद फंस गए। इसके बाद फिर पाकिस्तान की सूरत हाल, इमरान खान के केसेज और पीटीआई का जो आज बाइकआउट हुआ उसके ऊपर भी बात करनी है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो मुश्किल सूरत हाल से दो चार इसलिए हैं कि उनको वैसे तो कोई मसला नहीं है, अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उनके पास इस्तस्ना है, इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन द अर्थ, तो उनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अवामी हमायत उनके साथ नहीं है। एक पॉलिटिकल उन्होंने गैम्बल किया जिसका उनको नुकसान हो रहा है और लोग उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस जंग की ज़रूरत क्या थी, क्या वाकई ईरान कोई एटमी पावर बनने वाला था? जवाब है नो। दूसरा, वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि अमेरिका को बराह रास्त इससे क्या खतरा था? करीब तो उसके इसराइल था, अगर खतरा होता तो इसराइल को होता, बराह रास्त अमेरिका क्यों कूद पड़ा? क्योंकि अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये जंग जो है ये ज़रूरत की नहीं थी, शौक के लिए शुरू की गई और इसराइल की ख्वाहिश पे शुरू की गई। कल उसका अमेरिकन सदर ने खुद एतराफ़ भी किया और आज कांग्रेस के लोग उनसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी यहाँ के लोग या हम बनाएंगे या फिर नेतन्याहू या इसराइल बनाएगा। और बहुत सारे लोग जो आज ब्रीफिंग में शामिल थे वो वहाँ से निकल के चले गए और उन्होंने बाहर आके बताया कि ट्रंप के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है और जो वो बता रहे हैं वो फैक्ट्स नहीं है। दैट मीन्स कि डोनाल्ड ट्रंप को अब अंदरूनी इख्तलाफात और तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है। देखते हैं वो इससे कैसे निपटते हैं। अब आ जाइए ज़रा पाकिस्तान की सूरत हाल पर बात करते हैं। आपको पता है कि इन्हीं सारे मामलात को लेकर और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की जो जंग चल रही है, फिर ख़ित्ते की सारी सूरत हाल, इस पर आज प्राइम मिनिस्टर की जानिब से एक इंडोर या इन कैमरा आप कह लीजिए ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया था, जिसमें सारे पार्लिमानी लीडर्स को इन्वाइट किया गया, पीटीआई समेत, अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई समेत। पीटीआई ने कल रात इजलास किया। इजलास के बाद ये फैसला हुआ कि वो नहीं जा सकते क्योंकि इमरान खान की सेहत भी एक कौमी इशू है और बार बार हमें इस नहज पे ला के कि हमारी मुलाकातें नहीं होने दी जा रही, इमरान खान की बहनों के साथ क्या हो रहा है, फैमिली के साथ क्या हो रहा है, इन सारी सूरत हाल को देखते हुए हम कैसे ये अफोर्ड कर सकते हैं कि हम चले जाएं प्राइम मिनिस्टर हाउस, जिसको हम मानते ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर, जिसको हम लेजिटिमेटली नहीं मानते, वही उसी प्राइम मिनिस्टर हाउस चले जाएं। तो उन्होंने ये कहा कि हम आपके साथ कौमी इशूज़ के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, मतलब इनकार कोई नहीं है, लेकिन ब्रीफिंग पार्लियामेंट हाउस में हो, मुश्तरका इजलास बुलाएं, नहीं तो सेनेट का इजलास बुलाएं, उसमें ब्रीफिंग दें, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं आएंगे। और अगर वहाँ पे जाना है तो फिर इमरान खान से मुलाकातें बहाल कराई जाएं। इन दोनों सूरत हाल में मामला डेडलॉक का शिकार हुआ और पीटीआई नहीं गई। आज बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं पीटीआई के ऊपर कि जाना चाहिए था। मेरी अपनी राय, अगर जाने तो शायद कोई एक आध नुमाइंदा भेज देते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कई बार बाइकआउट कर करके देखा तो उससे कोई फ़र्क पड़ा तो नहीं है, सिचुएशन वैसी की वैसी है। तो बजाय इसके कि ये हर मौके पे एक ये लेबल लग जाना कि देखें कौमी इशूज़ पे इकट्ठे नहीं होते, एक आध नुमाइंदा भेज देते, कुछ नहीं होना था, महमूद अचकज़ई चले जाते या अल्लामा राजा नासिर अब्बास चले जाते। लेकिन बहरहाल ये पीटीआई का अपना फ़ैसला है और बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि पीटीआई ख़त्म शुदा है, वो कह रहे हैं कि पीटीआई क्यों नहीं गई, यानी वो ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं कि इस मौके पे कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत थी और पीटीआई इससे पीछे हट रही है। बट अगर उनका मौक़िफ़ जाने, आज शाहिद खटक से बात हुई, वो भी कह रहे हैं कि आप हमारे लीडर के साथ क्या कर रहे हैं, जिनके नाम से वोट लेके हम मुंतखब हुए हैं, उनके साथ आप क्या कर रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन है जिस पे आके हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक डेडलॉक आ जाता है। अब आ जाइए बात करते हैं इमरान खान के हवाले से। आपको पता है पिछले कुछ दिनों से हम ये पैटर्न देख रहे हैं कि उनके कुछ केसेस अचानक से फिक्स हो रहे हैं, उनकी समाअत हो रही है, तारीखें मिल रही हैं, कुछ ना कुछ हलचल जो है अदालतों में नज़र आना शुरू हुई है। ऑल्दो के कोई बड़ा रिलीफ अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ, कोई ऐसी नोटेबल चीज़ नहीं हुई जिसे कहा जा सके कि हाँ ये कोई ग्रीन सिग्नल है, बट येस उनके केसेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लगना शुरू हुए हैं।
آج بھی پتہ چلا کہ توشہ خانہ کیس میں ان کی ایک متفرق درخواست تھی کہ جناب ان کیسز کو سنا جائے, اعتراضات دور کیے جائیں اور عدالت میں سماعت فکس کی جائے. تو اب کل اس کیس کی بھی سماعت ہونے جا رہی ہے. عمران خان 2 کیسز میں اس وقت قید ہیں, ان میں سے ایک توشہ خانہ 2 کا کیس ہے. اس کے حوالے سے جو درخواست ہے عمران خان کی وہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنی جانے والی ہے. تو آپ کو فردر بھی اپڈیٹ کریں گے کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے. ابتدائی سماعت پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا, نوٹسز جاری ہوتے ہیں اور پھر اگلی تاریخ ملتی ہے. تو دیکھتے ہیں, جو بھی ہوگا آپ کو اپڈیٹ کریں گے. ابھی تک کے لیے اتنا, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.